आज हम नेपाल के हालिया इतिहास की एक ऐसी घटना पर नजर डालने वाले हैं जिसने सच में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी है 8 सितंबर की। एक ऐसा दिन जब देश के युवाओं ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को बुलंद किया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था और क्यों। 8 सितंबर का दिन सिर्फ एक और विरोध प्रदर्शन का दिन नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा दिन जो देश में एक बड़ी नागरिक अशांति का प्रतीक बन गया और जिसने, आप कह सकते हैं, भविष्य की राजनीति की दिशा बदलने की नींव रखी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था, ताकि हम इस घटना की गंभीरता को ठीक से समझ सकें। देखिए, जो प्रदर्शन सुबह में एकदम शांति से नारों और उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था, वो दिन ढलते ढलते एक बहुत बड़े टकराव में बदल गया। हालत इतनी तेजी से बिगड़े कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया और सड़कों पर एक तरह से अराजकता का माहौल बन गया। और इस टकराव का जो अंजाम था वो बहुत ही दुखद रहा। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए, जो दिखाता है कि उस दिन की घटनाओं की मानवीय कीमत कितनी भारी थी। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि हजारों की तादाद में नौजवान सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए? इस विद्रोह के पीछे की जो उलझी हुई वजह हैं, उन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और उस असंतोष की पृष्ठभूमि को देखना होगा जो काफी लंबे समय से देश के युवाओं के अंदर पनप रहा था। अब ये स्लाइड जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये दिखाती है कि कैसे दो अलग अलग चीजें एक साथ आकर मिली। एक तरफ थी चिंगारी, यानी कि वो तत्काल कारण, जैसे कि सोशल मीडिया पर लगाए गए नए नियम। लेकिन इस आग को भड़काने के लिए जो ईंधन था वो तो पहले से ही जमा था। व्यापक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक जवाबदेही की कमी जैसी गहरी समस्याओं के रूप में। और ये जो बात है ना, ये पूरी सिचुएशन को एकदम परफेक्टली समझाती है। सोशल मीडिया पर बैन लगाना सिर्फ एक मुद्दा नहीं था, बल्कि ये उस गहरे गुस्से और असंतोष का प्रतीक बन गया जो युवाओं में न जाने कब से जमा हो रहा था। तो चलिए अब वापस चलते हैं 8 सितंबर के उस दिन पर और देखते हैं कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन आखिर एक हिंसक टकराव में बदल गया। तो जैसा कि इस टाइमलाइन से साफ पता चल रहा है, दिन की शुरुआत तो एकदम शांति से हुई थी, लेकिन दोपहर होते होते भीड़ बढ़ने के साथ साथ तनाव भी बढ़ने लगा। शाम तक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी और रात होते होते तो सड़कों पर हिंसा इस कदर भड़क उठी कि उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस विद्रोह के फौरन बाद क्या नतीजे सामने आए और आने वाले दिनों में इसका क्या असर देखने को मिला। इस घटना का असर सिर्फ 8 सितंबर तक ही नहीं रहा। इसके बाद भी कई दिनों तक देश में टेंशन का माहौल बना रहा। सरकार पर यह आरोप लगे कि वो स्थिति को ठीक से संभाल नहीं पाई। वहीं मानवाधिकार संगठनों ने बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। मतलब चारों तरफ एक अनिश्चितता का माहौल था। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 8 सितंबर के इस विद्रोह की लेगेसी क्या है और नेपाल के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। इस आंदोलन को एक नाम भी दिया गया, जेन ज़ी मूवमेंट, और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये उस पीढ़ी का प्रतीक बन गया जिसने राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाने के लिए अपनी ताकत का एहसास किया। ये एक तरह का संकेत था कि देश का युवा अब चुपचाप सब कुछ सहने वाला नहीं है। तो हुआ ये कि इस घटना का असर सिर्फ सड़कों पर हुए विरोध प्रदर्शनों से कहीं ज्यादा गहरा था। इसने पूरे देश में कुछ बहुत ही जरूरी और बुनियादी मुद्दों पर एक गंभीर बहस छिड़ दी, जैसे कि डिजिटल अधिकार क्या हैं, बोलने की आज़ादी का क्या मतलब है और सबसे बढ़कर एक अच्छी सरकार की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि 8 सितंबर का विद्रोह सिर्फ एक घटना नहीं थी। असल में ये देश के सिस्टम में मौजूद बड़ी बड़ी खामियों का एक लक्षण था। ये एक गहरी और बुनियादी सुधार की मांग थी। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, 8 सितंबर की इन घटनाओं का नेपाल के भविष्य पर आखिर क्या असर होगा? ये दिन तो हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन इसकी असली विरासत क्या होगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।